नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है शेखावाटी मिशन एंड रेड टीम के द्वारा। आज हम चर्चा करते हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के मॉडल प्रश्न पत्र पेपर 1 के भाग 2 की। विद्यार्थियों, कोविड-19 के कारण जो कोरोना नामक वैश्विक महामारी है उसके कारण आपकी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। परीक्षाएं 100% होगी, ये ध्यान दीजिए। आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। परीक्षा की तिथि जल्द घोषित होगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो हम आज राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 का जो मॉडल पेपर 1 है उसका पार्ट 2 हल कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेके 20 तक हम हल कर चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 21। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया, स्पष्ट कीजिए। देखिए, आमंड ने राज्य व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है। नंबर 1, अंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकार राजनीतिक व्यवस्था है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की संस्कृतियां थी, राजनीतिक संस्कृतियां, उनका उल्लेख किया है। इसका अथवा देखते हैं प्रश्न संख्या 21 का। नीति आयोग के 4 उद्देश्य लिखे। विद्यार्थियों, नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह बनाया गया नीति आयोग, उसके 4 उद्देश्य क्या क्या हैं। नंबर 1, राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ाना। यानी राज्यों के साथ संरचनात्मक और सतत सहयोग और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना निर्माण के लिए ढांचागत विकास की पहल। जो ग्राम स्तर पर है विश्वसनीय योजना निर्माण के लिए ढांचागत विकास होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य, नीति आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्र विशेष रूप से सौंपे गए उनकी आर्थिक कार्यान्वयन और या नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाए। और चौथा जो है वह है विकास की दीर्घकालीन नीतियां तैयार की जाएगी और इन नीतियों की निरंतर समीक्षा और मध्यावधि संशोधन भी किए जाएंगे। यानी मॉनिटरिंग का काम भी नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 22 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के कई रूपों में देख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। कोई भी 4 रूप बताने। देखिए, भारतीय राजनीति में जो जाति की भूमिका है उसको कई रूपों में देख सकते हैं। नंबर 1, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका बहुत होती है। जातिगत आधार पर मतदान का व्यवहार होता है। जातिगत दबाव जो है वो समूह होता है। और जाति प्रशासन है उसका भी, जाति और प्रशासन है उसका भी मुख्य रूप से आप देख सकते हैं। जाति की भूमिका कई प्रकार से होती है। इसका अथवा देखते हैं प्रश्न संख्या 22 का। सांप्रदायिकता के कारण न सिर्फ राष्ट्रीय एकता व अखंडता को खतरा पैदा हुआ है बल्कि विकास की प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो गई है। सांप्रदायिकता के कारण उत्पन्न कोई 4 दुष्परिणाम बताइए। विद्यार्थियों, सांप्रदायिकता के कारण उत्पन्न जो दुष्परिणाम है उसकी चर्चा करते हैं। तो नंबर 1, आपसी द्वेष। नंबर 2, आर्थिक हानि। नंबर 3, प्राण हानि। और नंबर 4, राजनीतिक अस्थिरता। बड़े काफ़ी देश के लिए विकट परिस्थितियां आ जाती हैं सांप्रदायिकता के कारण। देखिए, 4 मुख्य रूप से मैंने आपको बताई है। प्रश्न संख्या 23, भारतीय गठबंधन की राजनीति की कोई 4 विशेषताएं बताइए। देखिए, भारतीय गठबंधन की जो राजनीति है सामान्यतः एक दल की प्रधानता रही है गठबंधन में। पक्की चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, एक दल की प्रधानता मुख्य रूप से देखने को मिली है। गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव है और गठबंधन में क्या होता है, स्थायित्व नहीं होता है, दल बदल की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका अथवा देखते हैं। राजनीति के अपराधीकरण के आधार पर भारतीय राजनीति का वर्तमान परिदृश्य कैसा है, स्पष्ट कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, भारतीय राजनीति के अपराधीकरण का वर्तमान परिदृश्य की अगर हम चर्चा करते हैं तो 16वीं जो लोकसभा के 34% सदस्य जो हैं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। किसी भी राजनीतिक दल ने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देने से परहेज नहीं किया है। भारतीय राजनीति में अपराधियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। भारतीय राजनीति में निरंतर बढ़ते अपराधियों की संख्या इसके अपराधीकरण के स्तर को प्रदर्शित करती है। सभी दल ईमानदार छवि वाले लोगों की तुलना में धन बल और बाहुबल वाले जीता उम्मीदवार को टिकट देते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का सभी राजनीतिक दल भरपूर उपयोग करते हैं। पार्टी के फंड जुटाने से लेकर बल व पैसे के जोर पर मतदाताओं का रुख बदलने में अपराधियों की भूमिका में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से अपराधीकरण बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है भारतीय राजनीति में। प्रश्न संख्या 24 की चर्चा करते हैं। न्यायपालिका द्वारा पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। किन्हीं 5 निर्देशों का उल्लेख करें। देखिए, पर्यावरण संरक्षण पर भारतीय न्यायपालिका ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, उसकी चर्चा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु भारतीय न्यायपालिका ने क्या क्या निर्देश दिए हैं। नंबर 1,
सभी सिनेमा हॉल, चल सिनेमा, वीडियो पार्लर अनिवार्य रूप से कम 2 पर्यावरण संबंधी फिल्मों का संदेश अनिवार्य रूप से प्रत्येक शो में निःशुल्क दिखाएंगे। ये उनके लाइसेंस जारी करते समय पूर्व शर्त होगी। सिनेमा हॉलों द्वारा लघु अवधि को पर्यावरण या प्रदूषण संबंधी सूचना पर फिल्म दिखानी होगी। पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी रुचिकर कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन 5 से 7 मिनट की अवधि के लिए और सप्ताह में एक बार लंबी अवधि के लिए दूरदर्शन और रेडियो द्वारा प्रसारित किया जाएगा। छात्रों में सामान्य जागृति लाने के लिए पर्यावरण को विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में एक अनिवार्य विषय के रूप में बनाया जाना चाहिए। सन 1966 में उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को दिल्ली के ऐतिहासिक नगर को प्रतिदिन साफ करने, सघन वानिकी अभियान चलाने तथा आरक्षित वन कानून लागू करने के निर्देश दिए थे। तो इस प्रकार से पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपने देखे न्यायपालिका के हस्तक्षेप। अब चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक संविधान है भारत का। इसकी प्रस्तावना है संविधान की, विश्व का सबसे विशाल संविधान है, लिखित और निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान जो है संसदीय शासन व्यवस्था का उल्लेख है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य समाहित हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाहित है, समाजवादी राज्य की कल्पना की गई है, वैश्विक मताधिकार की कल्पना की गई है, पंथ निरपेक्ष राज्य की कल्पना की गई है, विलक्षण दस्तावेज का उल्लेख है, एकात्मक संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है, स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है भारतीय संविधान, न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय है भारतीय संविधान में, विश्व शांति का समर्थक है भारतीय संविधान, आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया जो 352 से 360 के मध्य की जो है, एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श समाहित है इस भारतीय संविधान में, अल्पसंख्यक व पिछड़ों के कल्याण की विशेषता भारतीय संविधान में समाहित है। इसका अथवा देखते हैं। भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी एकात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण पाया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भारतीय वे विशेषताएं जो भारतीय संविधान को एकात्मक रूप में, उसमें नंबर 1 संविधान है पूरे भारत का। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, संविधान संशोधन केंद्र की श्रेष्ठता है, अंतिम अधिकार संविधान संशोधन का केंद्र को है, शक्तियों का विभाजन का केंद्र के पक्ष में है, आपातकालीन परिस्थितियां जो है केंद्र के पक्ष में है, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, एकल नागरिकता, प्रारंभिक बातों में एकरूपता, एकल संगठित न्याय व्यवस्था, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है, लोक सेवाओं में विभाजन नहीं है। तो इस प्रकार से ये एकात्मक लक्षण है भारतीय संविधान के। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए क्या प्रावधान किए हैं बताइए। प्रश्न संख्या 26 की अगर हम चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक दीजिए। भारतीय संविधान में जो सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रावधानों की अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देखिए चर्चा करते हैं आर्थिक न्याय की। अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली नौकरियों के संबंध में समाज के सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(6) में प्रावधान है कि सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, व्यापार या आजीविका करने का अधिकार होगा। तीसरा बिंदु देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्थिक न्याय के लिए पर्याप्त प्रावधान अनुच्छेद 39 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। समान रूप से महिला पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। तीसरा बिंदु है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित हो कि धन और उत्पादन साधनों व संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं हो। चौथा है, पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता हो। श्रमिक पुरुष और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो, जो किशोरावस्था उसका दुरुपयोग नहीं हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में जाने के लिए विवश न होना पड़े जो उसकी आयु और शक्ति का अनुकूल नहीं हो। समान न्याय एवं विधिक सहायता का प्रावधान है ताकि जो गरीब हैं या किसी कारण से मुकदमे के दौरान अपना पक्ष न्यायालय में नहीं रख पाते हैं, सरकार का कर्तव्य है कि उन्हें सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करें। आर्थिक न्याय की स्थापना के उद्देश्य से ही भारत में जमींदारी प्रथा और देशी राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त किया गया है। अब चर्चा करते हैं सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय की चर्चा करते हैं तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य एक नागरिक दूसरे नागरिक के मध्य सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न माना जाए, प्रत्येक व्यक्ति को विकास का पूर्ण अवसर सुलभ हो। सामाजिक न्याय की धारणा में एक निष्कर्ष निहित है, क्या है कि व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण नहीं हो, उसके व्यक्तित्व को पवित्र सामाजिक विभूति माना जाए। सामाजिक न्याय है तो देखिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले संविधान में भाग 3 जो मौलिक अधिकार है और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें सामाजिक न्याय का
विविध उपायों का उल्लेख किया गया। समानता का अधिकार, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को विधि और के समक्ष समता और अधिनियम के अंतर्गत समान सुरक्षा प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव है वो निषेध है। अनुच्छेद 16 में राज्य के दिन जो पद नियुक्तियां हैं सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का कानूनी तौर पर अंत करता है। और जो ब है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को अनुच्छेद 23 में प्रदान किए गए हैं। देखिए मूल अधिकार जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें अनुच्छेद 23 फर्स्ट के अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय और बलात् श्रम और बेगार पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों से काम करवाना, बाल श्रम पर रोक है। तीसरा जो मूल अधिकार उसकी चर्चा करते हैं शिक्षा और संस्कृति संबंधी मूल अधिकार, संविधान अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की सामाजिक न्याय के सोपान है। अगला जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान। देखिए संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि मात्र समानता के अधिकार से सदियों से शोषण शहरी वर्गों की स्थिति में सुधार लाना संभव नहीं, इसलिए उनकी स्थिति सुधारने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए अनुसूचित जाति जनजातियों को सरकारी नौकरियों और विधायिका में आरक्षण प्रदान किया गया है। अन्य प्रावधानों की ओर चर्चा करते हैं। सामाजिक समानता की दिशा में अन्य प्रावधान कौन कौन से हैं? देखिए अनुच्छेद 41-42 में राज्य को उत्तरदायित्व सौंपा है कि वह काम की यथोचित मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 43 में कहा गया कि श्रमिकों के निर्वाह मजदूरी का प्रबंधन करता है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता पर बल देता है। अनुच्छेद 45 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की उन्नति पर बल देता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो इस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक न्याय की जो कल्पना की गई है भारतीय संविधान में, उसका उल्लेख किया है। अब इसका अथवा प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन समझाइए। जो यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ है, उसकी चर्चा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का गठन। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद का गठन है उसमें सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड। 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त महासभा सदस्यता प्रदान करने के समय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में इस राष्ट्र के योगदान को भी ध्यान में रखती है। स्थायी सदस्य 5 आपके सामने। सुरक्षा परिषद की शक्तियां और कार्य। सुरक्षा परिषद, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा के सर्वोच्च रक्षक है। इसे विश्व शांति और सुरक्षा बनाने का विशेष दायित्व दिया गया है। इसके सदस्य वर्तमान चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने, लागू करने की स्वीकृति देते हैं। इसके प्रमुख कार्य व शक्तियां निम्नलिखित हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने की शक्ति इसकी, अपने निर्णयों के निशस्त्र क्रियान्वयन की शक्तियां हैं। नए सदस्य महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के चुनाव की शक्तियां हैं। विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करने की शक्तियां हैं सुरक्षा परिषद की। अब चर्चा करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। इसका मुख्यालय हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उन विषयों पर निर्णयों को जिनमें वे स्वयं शामिल होते हैं मानने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या और योग्यता की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा कुछ तदर्थ न्यायाधीश भी होते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्य योग्य विधिवेता या उच्च अदालती कार्रवाइयों में नियुक्ति के लिए अपने अपने देशों में आवश्यक योग्यता वाले लोगों में से उच्च नैतिक चरित्र के मालिक होते हैं। न्यायाधीश का चुनाव कैसे किया जाता है? महासभा और सुरक्षा परिषद एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र न्यायालय का सदस्य बनने के लिए आवश्यक उम्मीदवारों की नियुक्ति करते हैं। वे व्यक्ति जो सुरक्षा परिषद तथा महासभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय सरकारें न्यायाधीशों को मनोनीत करने तथा उनके चुनाव में भाग लेती हैं, लेकिन न्यायाधीश न तो अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में करते हैं, न ही अपनी सरकार के निर्देशों के अनुसार करते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों के कार्यकाल की चर्चा करते हैं तो न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। हर तीसरे वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। न्यायाधीश पुनः चुनाव भी लड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार की चर्चा करते हैं तो देखिए निम्नलिखित हैं। अनिवार्य क्षेत्राधिकार,
अनुच्छेद 30 के अनुसार राज्य निम्नलिखित प्रकार के मुकदमा में इनके क्षेत्राधिकार को अनिवार्य रूप से मान सकते हैं। संधि की व्याख्या कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी प्रश्न कर सकता है। कोई भी वास्तविकता जो स्थापित हो चुकी है अंतर्राष्ट्रीय दायित्व की शाखा बन जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को भंग करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति स्वरूप और सीमा निर्धारित करता है। इसके क्षेत्राधिकार जो है सलाहकारी भी है। कौन कौन से हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार, उनकी चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास महासभा, सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा स्थापित की गई दूसरी विशिष्ट एजेंसियों को कानूनी प्रश्नों पर सलाह देने की शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाह लिखित निवेदन द्वारा की जाती है। इसकी सलाह को सलाह मांगने वाली एजेंसी द्वारा मानना आवश्यक नहीं होता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्तियां देखिए आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की शक्तियां, क्षेत्राधिकार और विशेषताएं देखी। अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यायिक सक्रियता और जनहित सक्रियता एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सिद्ध कीजिए। विद्यार्थियों, न्यायिक सक्रियता की अगर हम चर्चा करें, बात करें, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाएं उनकी, भारत में जो न्यायिक सक्रियता है का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। नंबर 1, कानून की सामान्य प्रक्रिया। इसकी चर्चा अगर हम करते हैं तो कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब कोई व्यक्तिगत हानि हुई हो अथवा अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। जनहित याचिका की अगर चर्चा करें न्याय सक्रियता की, 1979 में न्यायालय ने कानून की सामान्य प्रक्रिया की धारणा में बदलाव की शुरुआत करते हुए एक ऐसे विवाद की सुनवाई करने का निर्णय जिससे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया। चूंकि इस मामले में जनहित याचिका से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था तो इससे ऐसे ही अन्य मुकदमों को जनहित याचिका का नाम दिया। ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जनसेवा की भावना रखने वाले नागरिक स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा, लोकहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। इस प्रकार जनहित याचिका न्यायपालिका की सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन बन गई। अब चर्चा करते हैं न्यायिक सक्रियता की। न्यायिक सक्रियता की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए विद्यार्थियों, न्यायिक सक्रियता में किसी के द्वारा जो मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अगर अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उस पर विचार करना शुरू कर दिया तो न्यायपालिका की ये जो नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई है। क्योंकि वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, चुनाव सुधार करना न्यायपालिका का कार्य नहीं है, लेकिन न्यायपालिका ने जब इस क्षेत्र में सक्रियता दिखाई तो न्यायिक सक्रियता कहा गया इसको। अगला प्रश्न है न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाओं की संबंधितता, ये कैसे जुड़े हुए हैं। न्यायिक सक्रियता का आश्चर्य यह है न्यायपालिका का जनहित मुद्दों के प्रति अधिक सक्रिय संवेदनशील होना। इस संबंध में न्याय हेतु न्याय की सामान्य प्रक्रिया से हटकर न्याय प्रक्रिया को अधिक सरल बनाना ताकि इस दिशा में गरीबों को न्याय दिलाने हेतु दूसरे लोग आगे आ सकें। इस संबंध में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के सबसे प्रभावी साधन बन गए और न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता का जनहितों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस पर से न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाएं परस्पर क्या है, जुड़ी हुई हैं। अब चर्चा करते हैं इसी प्रश्न का अथवा है। इसी प्रश्न का अथवा क्या है, भारतीय संसद के गठन और संरचना को स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, भारतीय संसद की चर्चा हो रही है यहाँ पे। भारतीय संसद के गठन की चर्चा करेंगे, उसके संरचना की चर्चा करेंगे। जो भारतीय संसद है उसको व्यवस्थापिका कहा जाता है और संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा हुआ है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के अतिरिक्त संसद के 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा। यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। भारतीय संसद के गठन और संरचना का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। संसद सदस्य होने की कुछ योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं यहाँ पर पूरी होनी चाहिए कि वो दिवालिया नहीं हो। संसद का सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। और किसी मान्यता प्राप्त दल से या निर्दलीय या कोई भी अगर आप टिकट प्राप्त करते तो कुछ अमानत राशि वो जमा करानी होती है। संसद के सत्रों की हम चर्चा करते हैं। संसद के सत्रों की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए संसद सत्र, भारतीय संसद के प्रतिवर्ष 3 अधिवेशन होते हैं। बजट सत्र फरवरी मई में, मानसून सत्र जुलाई सितंबर में और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में। संसद की कार्रवाई के दौरान सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी जो लोकसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति का होता है, लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सदन को स्थगित तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर या राज्यसभा में सभापति करता है और लेकिन सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं।
गणपूर्ति की चर्चा करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम 55 सदस्य, कुल सदस्य जो 545 का 10वां भाग है, यानी 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य, कुल 245 सदस्यों का 10वां भाग। संसद में भाषा, संसद में कार्य संचालन की भाषा हिंदी और अंग्रेजी। राज्यसभा का गठन की हम चर्चा करते हैं। राज्यसभा के गठन की, राज्यसभा में कुल 245 निश्चित सदस्य हैं, जिनमें से 239 सदस्य विभिन्न राज्यों से, 4 सदस्य संघ राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। उनके स्थान पर नए सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अब चर्चा करते हैं लोकसभा गठन की। लोकसभा गठन की चर्चा करें तो लोकसभा सदन का निम्न या लोकप्रिय सदन है लोकसभा जो है संसद का। वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है, जिसमें से 543 सदस्य विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद के पदाधिकारियों की चर्चा करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापति के अतिरिक्त राज्यसभा का एक उपसभापति होता है, जिसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का करते हैं। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। ये पदाधिकारी क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, उनकी कार्यवाही का संचालन करते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 28 की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 28, भारत की जो विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि भारत की विदेश नीति के बारे में प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को अपनाने के क्या कारण रहे हैं, वर्तमान संदर्भ में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता रह रही है, समझाइए। देखिए, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के भारत के प्रमुख क्या क्या कारण थे। नंबर 1, भारत किसी एक गुट से जुड़कर विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न करने का पक्षधर नहीं रहा है। भारत पंचशील सिद्धांत का पालन करने वाला देश है। भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र नीति के अनुसरण को अपनाने में अधिक उपयोगी मानता है। भारत अपने आर्थिक विकास के लिए दोनों शक्तियों से बराबरी के संबंध बनाए रखने का पक्षधर है। गुटनिरपेक्षता की नीति भारत के सामाजिक, सामरिक, भौगोलिक और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मांगों के अनुरूप। भारत के प्रारंभिक नेतृत्व की गुटनिरपेक्षता की नीति में अटूट श्रद्धा और विश्वास था। गुटनिरपेक्षता की नीति भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विविधतापूर्ण बहुलवादी संस्कृति के अनुकूल थी। अब चर्चा करते हैं वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता क्या रह गई है। आज क्या बनी हुई प्रासंगिकता देखते हैं। नंबर 1, संप्रभु राष्ट्रों की समानता और संप्रभुता की सुरक्षा की दृष्टि से प्रासंगिक है। गुटनिरपेक्षता की नीति का तात्पर्य विदेश नीति की स्वतंत्रता से है। इनका उद्देश्य संप्रभु राष्ट्रों की समानता और संप्रभुता को सुरक्षित रखना है। दूसरा जो है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के लिए प्रभावी मंच प्रदान करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और चुनौतियों के संदर्भ में विकासशील देशों को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में प्रभावी मंच प्रदान करता है। तीसरा जो है, दक्षिण दक्षिण सहयोग। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के दक्षिण के देशों के मध्य सहयोग और एकता का मंच प्रदान करता है। चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मूल्यों का आदान प्रदान करना। विभिन्न जो विश्व के विभिन्न देशों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्यों के परस्पर आदान प्रदान के लिए सार्थक है। एक प्रश्न है फिर आपके लिए कि जो नीति आयोग है उसके गठन को समझाइए। नीति आयोग अर्थात भारत परिवर्तन संस्थान केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई थी। ये योजना आयोग का स्थान लिया इसने और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसकी गवर्निंग परिषद है। समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषद की चर्चा करें हम। क्षेत्रीय परिषद की चर्चा करें तो एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार निर्णय हेतु विशेष अवधि में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया है, जो प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करती है। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग का उपाध्यक्ष करता है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य जो अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता और जानकारी रखते। पूर्णकालिक पदाधिकारी, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, 2 पूर्णकालिक सदस्य, आंशिक सदस्य, 2 बौद्धिक संबंध समूह से आवश्यकता अनुसार सदस्य, पदेन सदस्य, मंत्री परिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सचिव स्तर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिवालय होता है। नीति आयोग का क्या उद्देश्य है?
यानी थिंक टैंक की चर्चा करें। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कैसे कार्य करता है, कि उसके क्या उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय विकास और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर ढांचागत विकास की पहल करना, सभी वर्गों का विकास करना, विकास की दीर्घकालीन नीतियां बनाना, सुशासन की स्थापना करना, पारदर्शिता, संबंधितता, नवाचार, जन कल्याण की पूर्ति करना। ये सारे स्पष्ट है कि नीति आयोग थिंक टैंक की भांति कार्य करेगा और निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नियोजन की जो आवश्यकताएं हुई थी नीति आयोग की स्थापना, उद्देश्य, या फिर प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है आपसे कि नीति आयोग किस प्रकार से थिंक टैंक का कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 1 का पार्ट 2 पूरा होता है। अगला मॉडल पेपर 2, जो सैंपल पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस का, उसको देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।